नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी हिमाचल और डीडी हिमाचल पर इस समय कार्यक्रम चल रहा है कृषि दर्शन। कृषि दर्शन देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये कार्यक्रम लाइव फोन इन है। आप हमें फ़ोन कॉल करके अपने प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। आज के हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 28000177 और दूसरा नंबर रहेगा 28000178। शिमला से बाहर के दर्शक शिमला का STD कोड 0177 अवश्य लगाएं। अब आ जाते हैं विषय की ओर। आज के इस कार्यक्रम का विषय है स्वच्छ दुग्ध उत्पादन और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियोज में उपस्थित है डॉक्टर वृज वनीता जी, जो कि कृषि विज्ञान केंद्र मंडी में वैज्ञानिक हैं। मैम, आपका हमारे स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। दूध एक पौष्टिक व संपूर्ण आहार माना जाता है। ये कथन तभी सत्य माना जाता है जब वो स्वच्छ व सुरक्षित होगा। इसी विषय पर आज हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि स्वच्छ दूध उत्पादन की अगर हम परिभाषित करें तो उसे कैसे परिभाषित किया जा सकता है? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल मुझसे पूछा है। तो स्वच्छ दूध के बारे में मैं थोड़ा ऐसे बताऊंगी आपको कि वो दूध जो कि साफ़ सुथरी गाय के थनों से निकाला जाए, जो कि गंदगी के बिना हो, जिसमें धूल मक्खी इत्यादि ना हो, और जो कि प्राकृतिक दूध की तरह ही स्वाद में हो, जिसमें जीवाणुओं की संख्या कम हो और जिसमें एंटीबायोटिक रेजिड्यू, आजकल जैसे कि आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा, यानी कि एंटीबायोटिक के अवशेष कम हो या ना के समान हो, वह दूध स्वच्छ दूध माना जाएगा और वह मानव उपभोग के लिए, मतलब उसको हम इजीली कंज्यूम कर सकें, इसके लिए वो स्वच्छ दूध कहलाता है। और इसी के साथ मैं एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगी कि जो हमारा भारतवर्ष है वो पूरे विश्व में नंबर 1 दूध का उत्पादक है और जो प्रतिदिन हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 427 ग्राम। तो यदि स्वच्छ दूध होगा तो उसी से फिर अच्छी हेल्थ और अच्छा आउटपुट हमें मिलेगा। जी, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन से हमें दूध को जल्दी खराब होने से बचाते हैं और जो हमारी आर्थिकी में काफ़ी सहायता करता है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में मैं आपको एक बहुत ही रोचक तथ्य बताना चाहूँगी। IIT रुड़की का नाम तो आपने सुना होगा। तो उन्होंने एक शोध किया, उसमें पाया कि एक थनैला नाम की जो बीमारी है जिससे कि दूध खराब हो जाता है, तो उससे हमारे देश में प्रति वर्ष कम से कम 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो जाता है। इसलिए स्वच्छ दूध उत्पादन का आपको यहीं से अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कितना ज़रूरी है। कृपया उचित दूध दोहन का जो समय है वो क्या होता है वो बताएं। अच्छा, तो जो उचित दूध दोहन है उसकी एक दिनचर्या है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगी। तो जो जितने भी मेरे किसान भाई बहन हैं उन सभी को पता होगा कि भारतवर्ष में हमारे यहाँ पे मशीन मिल्किंग, यानी कि मशीन से दूध नहीं निकाला जाता है। ज़्यादातर भारतवर्ष में हाथ से दूध निकाला जाता है। तो जब हम हाथ से दूध निकालते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि दिन में 2 वक्त हमें दूध निकालना है और समय बिल्कुल बराबर होना चाहिए। आप उसे शिफ्ट ना करें, वो एक अच्छी दूध दिनचर्या हो जाएगी दूध दोहन की। उसके अलावा एक बहुत ही अच्छा ज़रूरी इम्पॉर्टेंट फीचर जिसको मैं कहूँगी वो ये है कि आपको पूर्ण हस्त विधि से दूध निकालना है। पूर्ण हस्त विधि का मतलब हुआ फुल हैंड मिल्किंग। आपने कई जगह सुना होगा या देखा होगा कि थन खराब हो जाते हैं या बार बार थनों में बीमारी लगती है। तो उसका कारण यह है कि क्या उनकी जो वो दूध निकाल रहे हैं वो अच्छे से नहीं निकाल रहे हैं, वो या तो अंगूठे की सहायता से निकाल रहे हैं या किससे। तो यदि आप पूर्ण हस्त विधि का इस्तेमाल करेंगे तो उससे आपका दूध का अच्छा उत्पादन होगा। और इसके साथ ही साथ मेरे किसान भाई बहन ये भी बात का ध्यान रखें कि जो पूर्ण दूध है वो आप 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर निकाल लें, क्योंकि उसके बाद आपको दूध का जो उत्पादन है उसमें कमी दर्ज होगी। तो आपको जो आइडियल टाइम है वो 5 से 7 मिनट ही होता है दूध दोहन का। जी, और दूध के खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं वो बताएं। जी, तो दूध का जो खराब होने का कारण वो है, पहले मैं आपको एक थोड़ा सा वो बताऊंगी कि किस तरह से दूध खराब होता है। तो यदि हमने जैसे दूध ले लिया, रूम टेम्परेचर पे रखा है, तो वो सिर्फ 3 घंटे के लिए ठीक रहेगा। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली उसमें प्रोसेसेस स्टार्ट हो जाएंगे, तो उस वजह से वो खराब हो जाएगा। लेकिन यदि आप तरह तरह के प्रोसेसेस हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा पाश्चराइजेशन, जितने भी आपके दूध के जो पैकेट आते हैं उन पर लिखा होता है पाश्चराइज मिल्क, तो वो करते हैं तो उससे जो दूध है वो 4 से 7 दिन तक टिक जाता है। यदि हम घर में ही उबाल के फ्रिज में लगा देते हैं तो 24 घंटे तक उसका रहता है। और इसी तरह से एक और प्रोसेस होती है जिसका नाम होता है अल्ट्रा हाई टेम्परेचर में पाश्चराइजेशन, तो उससे दूध कई महीनों तक भी टिकता है। आपने बात की कि 5-7 मिनट में ही निकाल लेना चाहिए, तो ये 5-7 मिनट में ही क्यों निकालना चाहिए?
जी, तो 5-7 मिनट में ही दूध निकालना इसलिए चाहिए क्योंकि दूध निकालने के लिए एक ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन होता है जो कि मस्तिष्क से रिलीज़ होता है हमारे जानवर के। तो उसका जो सिग्नल है वो जाता है नर्व इम्पल्स के थ्रू मस्तिष्क, तो वहाँ से जब ऑक्सीटोसिन रिलीज़ होगा तो वो आपके खून के रक्त के स्राव के साथ आएगा और उसके साथ ही वो दूध की जो ग्रंथि है वहाँ पे एक्ट करेगा। तो उसकी वजह से वो पहला जो 1 मिनट होता है उसमें चरम सीमा में होता है और 5 से 7 मिनट के अंदर उसका जो काम है वो पूरा हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि मिल्क का जो लेट डाउन है वो 5 से 7 मिनट में होगा, तो आप उन्हीं 5-7 मिनट में उस दूध को निकाल लें। जी, ये तो बात की हमने कितने मिनट में दूध को निकाल लेना है। अब आप बताएं कि स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करें? जी, तो स्वच्छ दूध उत्पादन के लिए मैं इस तरह से आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपको 2-3 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहला, गाय का या जानवर का, दूसरा वातावरण का, तीसरा जो दूध निकाल रहा है यानी कि ग्वाला उसका, और साथ ही साथ जिस बर्तन या जिस कंटेनर में आप दूध निकाल रहे हैं, इन 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो मैं एक एक करके आपको विस्तार में बताऊंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं गाय की। तो जो गाय है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। जो उसके अयन है यानी जिसको अडर बोलते हैं या थन है, उसके आसपास बाल नहीं होने चाहिए, गंदगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि गंदगी होगी तो वो गंदगी दूध में भी दूध के टाइम आ सकती है। तो उस चीज़ का आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा आप साथ में इस और चीज़ का ध्यान रख सकते हैं कि कुछ एक कारण ऐसे होते हैं जिनकी वजह से दूध में खराबी आती है। वो 2 तरह के हैं, एक होता है आंतरिक और एक होता है बाह्य। आंतरिक में होगा कि जैसे कि उसको थनैला रोग जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया, जिसमें थनों का इन्फेक्शन हो जाता है, वो यानी कि जीवाणुओं की संख्या। और दूसरा होता है फोर स्ट्रिपिंग या फोर मिल्क, यानी कि जो पहले का दूध होता है उसमें जीवाणुओं की और कोशिकाओं की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से वो दूध को नकारा जाता है। तो ये तो हो गए इंटरनल कारण यानी कि आंतरिक कारण। अब बात करते हैं बाह्य कारणों की। तो वही सब जो मैंने आपको बताया, पर्यावरण, ग्वाले के खुद की स्वच्छता, वो किस तरह से अपने नाखूनों को काट रहा है, ये सब चीज़ें जो हैं ये बाह्य कारण यानी कि बाहरी कारणों में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी ग्वाला उसके नज़दीक जाए जानवर के, उसने टोपी पहनी होनी चाहिए, उसके नाखून कटे होने चाहिए, उसे किसी तरह की खांसी नहीं होनी चाहिए, या फिर हो सके तो वो गुटखा तंबाकू ना खाता हो। जिस टाइम वो दूध दुए उस टाइम वो पहले अपने हाथों को अच्छे से साफ़ करके दूध दुने जाए। और उसके साथ ही साथ जिन कंटेनर्स की या जिसमें हम दूध इकट्ठा करते हैं उनकी बात करें तो वो साफ़ सुथरे होने चाहिए, डिटर्जेंट से धुले हुए होने चाहिए। और सबसे जो उत्तम मटेरियल माना गया है वो माना गया है एल्यूमिनियम या फिर स्टेनलेस स्टील का। तो यदि ये बर्तन होंगे तो इससे दूध का जो स्टोरेज है वो बहुत बढ़िया होगी। साथ ही साथ किसान भाई बहनों को इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि वो जो बर्तन है उसे जब आपने दूध निकाल के रख लिया है तो उसे कपड़े से ढक कर रखें, उसमें किसी तरह के कोई भी अवशेष, गोबर या कुछ भी ना जाए। इस चीज़ का वो खास ध्यान रखें। और वो गाय के पैर भी बांध के रखे, पूंछ को बांधे ताकि वो उसमें उसके बाल ना जाए। जी, ये तो बात की हमने किस तरह से हमने दुग्ध उत्पादन करना है। तो ये जो स्वच्छ दुग्ध उत्पादन है ये क्यों आवश्यक है? ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि अगर हम स्वच्छ दूध उत्पादन करेंगे तो इससे एक तो दूध की जो शेल्फ लाइफ है यानी कि जो उसकी कीपिंग क्वालिटी है वो बढ़ जाएगी, है ना। कई तरह के ऐसे रोग हैं जो दूध के ही जनित होते हैं, जैसे कि ब्रूसेलोसिस एक रोग है, डिप्थीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है। तो यदि स्वच्छ दूध का उत्पादन होगा तो ये सब जो रोग हैं इनसे इंसान बचे रहेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इंसानों ने ही इस दूध का इस्तेमाल करना है। तो इन सब से इसका बचाव होएगा। इसके साथ ही साथ यदि आपने उसको अच्छे टेम्परेचर टाइम पे उसका पास्चराइजेशन हुआ है कॉम्बिनेशन में, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर उसको ग्रहण कर सकते हैं। जी, आपने ये बात की कंज्यूम करने की और किस तरह से उसको साफ सुथरा रखा जा सकता है। अब आप बताएं कि फोर स्ट्रिपिंग क्या है और ये किस तरह से की जाती है? जी, तो फोर स्ट्रिपिंग के बारे में मैं ऐसा बताना चाहूँगी कि जो शुरुआत में आप जब दूध दूने जाते हैं तो शुरुआत में जो पहले 3-4 धाराएं जो दूध की निकलती हैं उसे फोर स्ट्रिप या फोर मिल्क बोलते हैं। जो फोर स्ट्रिपिंग की जाती है उसमें यही दूध को 4-5 धाराएं हैं इसको निकाला जाता है, एक स्ट्रिप कप करके ऑपरेटस आता है उसमें इसको डाला जाता है। तो उससे पता चल जाता है कि ये जो दूध है इसमें खराबी तो नहीं, और साथ ही साथ ये जो फोर मिल्क है इसमें कई तरह की कोशिकाएं होती हैं और जीवाणुओं का कंटेंट भी ज़्यादा होता है। इस वजह से इस दूध को नकारा जाता है,
है इसको नॉर्मल दूध के साथ मिक्स नहीं किया जाता, जी। यानी इसको आप बाद में निकाल के डिस्कार्ड कर देंगे। जी। तो इसको जब आप स्ट्रिप कप में रखेंगे तो उस टाइम आपने 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि उस दूध में कुछ गुच्छे या फिर कुछ फटा सा दूध तो नहीं आ रहा। यदि वैसा दूध है तो इसका मतलब है कि उस जानवर में थनैला हो सकता है। जी। इसके साथ ही साथ ऐसा होता है कि जब आप वो फोर्स स्ट्रिपिंग कर रहे होते हैं, यानी कि वो दूध निकाल रहे होते हैं, तो जो उत्तेजना होती है थनों में उससे सिग्नल जाता है, और जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया लेट डाउन, वो हो जाता है दूध का। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और जो किसान भाई बहन हैं, पशुपालक हैं, वो इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि जिस समय वो ये फोर स्ट्रिपिंग या फिर फोर मिल्क को निकालें, उस टाइम वो थनों में सोजिश है, कोई बाहरी चोट तो नहीं है, उन सब चीज़ों का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। जी, ये तो आपने थैलाना रोग के बारे में बताया। थैलाना रोग जो है वो विस्तार से आप बताएं कि किस तरह का होता है। अगर थैलाना रोग से ग्रसित कोई जानवर है, उसका दूध निकाल लिया जाता है, वो इंसान कंज्यूम कर ले, तो क्या हानियां हो सकती हैं? जी, तो सबसे पहले मैं थनैला रोग के बारे में बताती हूँ। तो थनैला एक मादा पशुओं में थन के संक्रमण होता है। तो जो संक्रमण है वो जीवाणुओं द्वारा होता है। तो कौन कौन से जीवाणु हैं, थोड़ा मैं उनके बारे में बताऊंगी। तो एक है स्ट्रेप्टोकोकस, एक है स्टेफाइलोकोकस, एक है कोराइनी बैक्टीरियम, और इसी तरह से कई और जीवाणु हैं जो कि पर्यावरण में प्रेजेंट होते हैं। इनसे ये थनैला रोग हो जाता है। तो इसके अतिरिक्त और क्या कारण है, वो ये है कि कई बार बछड़ा बछड़ी जब दूध दुहते हैं तो गलती से उनसे थन में चोट लग जाए, या दूध आपने गलत तरीके से निकाला है, जो मैंने पहले भी आपसे डिस्कशन किया था, तो उससे निकाला है, या कोई और चोट बाहरी रूप से कोई चोट लग जाए थन में, तो बहुत ही ज़्यादा जो आपका जानवर है वो ससेप्टिबल हो जाता है थनैला रोग के लिए। और जो ये मैंने कारक आपको बताया जीवाणु, इनसे भी थनैला रोग होता है। तो इसमें क्या होगा कि जो उसका पूरा अयन है उसमें सोजिश आ जाएगी, उसके थनों में सोजिश आ जाएगी, और कई स्टेजेस में ऐसा होता है कि वहाँ से आपको खून आना शुरू हो जाता है या फिर पस निकलना भी शुरू हो जाता है। और इससे पशु की मौत तो नहीं होती है, लेकिन ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे जो इकोनॉमिक लॉस है वो बहुत ज़्यादा है किसान को, क्योंकि किसान आय किसी से करता है, अपने दूध बेचने से। तो वो इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा है, और इससे ये तक नौबत आ जाती है कि बाद में वो थन पूरा सूख जाता है और उससे कोई दूध का प्रोडक्शन नहीं होती है। तो ये इसके बड़े सारे मतलब प्रॉब्लम है। इसको जितने जल्दी आप पकड़ लें, जितना जल्दी इसका ट्रीटमेंट शुरू कर दें, उतना ही अच्छा है। और इसमें ऐसा है, थनैला रोग में खास ध्यान यही रखना है साफ़ सफाई का और बाकी चीज़ों का। पहली बात वही, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, कि अगर आप होने ही नहीं देंगे तो वो बहुत अच्छी बात है। आजकल मार्केट में बड़ी सारी ऐसी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं जिससे कि आप इसका रोकथाम कर सकते हैं। आप अपने पशुओं के बैठने का जो इंतज़ाम है बढ़िया करें। आजकल काव मैट्स आ गई हैं मार्केट में, रबड़ की मैट्स हैं, आप उन पे बिठाएं। टाइम टाइम पे अपनी पशुशाला को साफ़ करें। इस तरह से कई सारी छोटे छोटे टिप्स हैं जिनसे आप थनैला का प्रिवेंशन कर सकते हैं। जी, एक बात आती है CMT टेस्ट। ये CMT टेस्ट क्या है? जी, तो CMT की फुल फॉर्म मैं आपको बताना चाहूँगी। CMT की फुल फॉर्म है कैलिफोर्निया मेस्टाइटिस टेस्ट। तो मेस्टाइटिस थनैला को ही अंग्रेज़ी में हम कहते हैं। तो ये बहुत ही तेज़ और सरल तरीका है थनैला का पता लगाने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि एक चप्पू सा होता है, जिसे आप पैडल कह लें, जिसमें 4 कुएँ बने होते हैं, और इन्हें A B C D ऐसे करके मार्क किया गया होता है। तो यदि जो दूध है, आप हर थन का दूध A ऐसे मार्क कर लें, एक कुएं में ए में एक थन का ले लें, B C ऐसे करके आप हर थन का दूध ले लें। और उसके बाद आप क्या करें, इसके साथ एक बॉटल आती है जो कि CMT रिएजेंट की होती है। ये रिएजेंट जो है लेकिन ये जो दूध आपने लेना है, इस बात का खास ध्यान रखें कि ये 4 मिल्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे तो हम नकार देते हैं। तो जो दूसरा दूध है वो लेना है 2 ml तक, 2 मिलीलीटर दूध लेंगे आप, और थोड़ा सा CMT रिएजेंट उसमें डाल के आप देखेंगे। तो चारों थनों का एक ही साथ आपको एक ही पैडल पे मिल गया। उसके बाद ये जो टेस्ट है ये 20 सेकंड के अंदर अंदर आपको रीड करना होता है। तो 10 सेकंड में आपने उसको घुमाना है और देखना है। इसमें आप क्या देखते हैं, इसमें आप जेल लाइक कंसिस्टेंसी बनती हुई देखेंगे, यानी कि जेल जैसा या मोटा कुछ गठन तो नहीं हो रहा है, मतलब कुछ मोटा दूध मोटा मोटा तो नहीं हो रहा, या उसमें कुछ ऐसे गुच्छा टाइप तो नहीं बन रहा। तो इसको जो स्कोर है वो हम करते हैं 0 से 3 तक, या फिर इसको हम N से नील बोलते हैं, T से ट्रेस बोलते हैं, और यानी कि नील का मतलब कि उसमें बिल्कुल भी थनैला नहीं है। और यदि उसमें
बहुत ज़्यादा जेल बन जाता है तो इसका मतलब उसमें थनैला है, और वहीं से आप पता लगा सकते हैं और उसी के बाद फिर आप अपने उपचार कर सकते हैं। और अपने वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें, वो आपको बहुत अच्छी जानकारी देंगे। इनफैक्ट ये जो आपका CMT किट होती है ये उन्हीं के पास आपको ईजिली मिल जाएगी, तो आप अपने सिर्फ दूध का सैंपल लेके जाएँ और वहाँ पे आप टेस्ट करवा सकते हैं। ये घर में भी किया जा सकता है टेस्ट? जी हाँ, ये घर में भी किया जा सकते हैं। आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक को अगर इन्फॉर्म कर देंगे तो वो ये किट ला सकते हैं, या फिर कई बार जो पैरा वेटनरी स्टाफ होता है वो भी इसको करने में निपुण होते हैं। ये दूध की उचित गुणवत्ता बनाए रखने के लिए थनों की साफ सफाई का किस तरह से ध्यान रखना है, ये कृपया बताएं। जी, तो थनों की साफ सफाई के बारे में मैं आपको ऐसे बताना चाहूँगी कि आपको स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। सबसे पहले हम प्री डिपिंग के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम दूध प्री डिपिंग की बात करेंगे, उसके बाद फिर हम बात करेंगे कि कैसे हमने उन थनों को सुखाना है, और फिर उसके बाद दूध निकालने के बाद पोस्ट डिपिंग की बात आती है। तो प्री डिपिंग की बात करेंगे तो प्री डिपिंग में हम लोग 0.5% आइडोफोर का इस्तेमाल करते हैं, या फिर साथ में हम उसमें पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पोटाश बहुत इजीली मिल जाता है, आप अपने नज़दीकी वेटनरी हॉस्पिटल में पूछेंगे तो वो पोटाश ग्रैन्यूल जैसे होते हैं तो वो आपको मिल जाएंगे, तो वो आपको बता भी देंगे कि वो कैसे बनाना है पोटाश। तो वो बना के आप अपनी जो गाय है उसके थनों को साफ़ कर सकते हैं, या प्री डिपिंग में जैसे मैंने बताया आइडोफोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक बात का ध्यान रखना होता है कि थनों को आपने पहले साफ़ कर लेना है, उनमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, बाल नहीं होना चाहिए, गोबर नहीं होना चाहिए, वरना जो सोल्यूशन जिसमें आप उस थन को डालेंगे, डिप करेंगे, वो काम नहीं करेगा अच्छे से। तो आपको 30 सेकंड के लिए डिप करना होता है और थनों को पूरा लंबाई तक डिप करना होता है। तो ये करने से क्या होता है, निर्जीवीकरण हो जाता है, जो भी सूक्ष्म उसमें जीवाणु हैं वो सब उसमें हट जाते हैं। तो ये बात हो गई प्री डिपिंग की। इसके बाद होता है हमें थन साफ करने हैं, तो थन साफ करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं टावल। टावल अब कपड़े का भी हो सकता है और पेपर यानी कि कागज़ का भी। तो इसी से मुझे एक बात ध्यान आई, तो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगी और मेरे दर्शकों से भी, कि नेशनल मैस्टाइटिस काउंसिल है वो कहते हैं कि यदि हम पेपर टावल का इस्तेमाल करें तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स आए हैं। तो पेपर टावल का इस्तेमाल करेंगे तो थनैला भी कम होगा और उससे साफ़ सफाई ज़्यादा आसान है कपड़े के टावल के, क्योंकि कपड़े का टावल आपको बार बार धोना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। तो इसका ध्यान रख सकते हैं। अब आपने थनों को सुखाना है और सुखाने के बाद अब आपने दूध निकाल लेना है। दूध निकालने के बाद अब आप पोस्ट डिपिंग में आएंगे। तो पोस्ट डिपिंग में भी आपने यही करना होता है, 1/3, पहले हमने प्री डिपिंग में पूरा थन को डिप किया था, अब हमने 1/3 पार्ट को डिप करना है। और इसका कारण भी यही है कि जो लास्ट में दूध के शेष रह गया है वो नहीं रहे, और कोई भी अगर जीवाणु रह गया है तो उसकी सफाई हो जाए, इसका ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगी कि जो दूध हम निकालते हैं तो हमें पूरा दूध निकाल देना चाहिए, क्योंकि यदि हम पूरा दूध नहीं निकालेंगे और उसमें शेष दूध रह जाएगा तो उससे भी थनैला होने के चांसेस रहते हैं। जी, ये तो बात की हमने थनैला रोग से हम किस तरह से बच सकते हैं और थनों की साफ सफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। अब दूहन के बाद किसान जो प्रबंधन है वो किस प्रकार से कर सकता है? जी, तो दूहन के बाद किसान को एक बड़ा ही छोटी सी बात है, हम क्या करते हैं, जो भी चारा है या दाना है उसको साथ साथ डाल देते हैं या पहले डाल देते हैं। उससे क्या है, वो गाय है या जानवर है वो खा के फ्री हो जाता है, और जैसे ही आपने दूध निकाला वो बैठेगा। तो उससे क्या होता है, साइंटिफिक टर्म्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक स्ट्रिक कैनाल होती है, दूध की नली होती है थनों में और छिद्र होता है, वो कम से कम 1 घंटे तक खुला होता है दूध निकालने के बाद भी। तो किसान भाई बहन, एक छोटा सा मैनेजमेंटल प्रैक्टिस है कि 1 घंटे तक जानवर को मिनिमम खड़ा रखें। खड़ा रखने के लिए वो ये कर सकते हैं कि जो चारा है या दाना है वो दूध निकालने के बाद डालें, क्योंकि वो उसमें व्यस्त हो जाएगा तो वो बैठेगा नहीं, तब तक वो छिद्र और वो कैनाल है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगी। तो इससे थनैला का प्रबंधन भी हो जाएगा और दूध का प्रबंधन भी। साथ ही बात करेंगे इसके बाद दूध संग्रह की, क्योंकि वो भी दूध निकालने के बाद आएगा। तो संग्रह के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि एल्यूमिनियम का या फिर स्टेनलेस स्टील का बर्तन, पीतल और तांबे का बर्तन बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। साथ में एक चीज़ का और ध्यान रखें कि जो दूध का बर्तन है उसका जो ऊपर का मुंह है वो कम चौड़ा और नीचे खूब चौड़ा हो, और उसे हमेशा ढक कर रखें जब आप दूध लेके जा रहे हैं। और यदि
बहुत जगहों पे ऐसा है, कई जगहों पे डेयरी है, दूर दूर तक किसान भाई बहन जो हैं वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अपना दूध बेचते हैं या देते हैं। तो उनको भी ये करना चाहिए कि जल्दी से जल्दी 2-3 घंटे के अंदर अंदर जब निकाला है तो वो संग्रह सेंटर तक पहुंचा देना चाहिए, और 5 डिग्री सेल्सियस तक अगर उसको स्टोर करके रखें तो कोई दिक्कत नहीं आएगी दूध में। स्वच्छ दूध उत्पादन के जो फायदे हैं वो कौन कौन से हैं? जी, स्वच्छ दूध उत्पादन का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसकी शेल्फ़ लाइफ बड़ी हो जाएगी। जो इसके कई सारे संक्रमित बीमारियां होती हैं, जैसे कि ब्रुसेला हो गया, डिप्थीरिया, ट्यूबरक्लोसिस, उन सब से इसको प्रिवेंशन मिल जाती है। तो यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। बाज़ार के थैली वाले दूध में पाश्चराइजेशन लिखा होता है, तो इसका क्या अभिप्राय है? जी, तो पाश्चराइजेशन जो शब्द है वो बेसिकली ये सिग्निफाई करता है कि हम कैसे दूध को स्टोर करके उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाएं। तो पाश्चराइजेशन में होता ये है कि हमें दूध के हर एक कण को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टाइम का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि टेम्परेचर और समय का कॉम्बिनेशन होता है, उसमें उसको वहाँ तक लेके जाते हैं और उसके बाद वो दूध फिट हो जाता है स्टोरेज के लिए, और उसमें जो भी हानिकारक जीवाणु हैं वो मर जाते हैं और दूध ह्यूमन कंजप्शन के लिए फिट हो जाता है। तो इसमें टेम्परेचर टाइम के 2 तरह के कॉम्बिनेशन हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। एक होता है 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट और दूसरा होता है 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड। तो इन दोनों टेम्परेचर टाइम कॉम्बिनेशन पे पाश्चराइजेशन की जाती है। इसके अलावा एक अल्ट्रा हाई टेम्परेचर होता है, उस पे जब करते हैं तो दूध जो हमारा है वो कम से कम कुछ महीनों तक के लिए हम स्टोर कर सकते हैं। जी। गांव में एक कहावत है कि कच्चा दूध पीना सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये कहावत कहाँ तक सत्य है? जी, ये कहावत, ये भ्रांति बिल्कुल ही गलत है। इसके बारे में मैं ऐसे बताना चाहूँगी कि कच्चा दूध सेवन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। कुछ एक ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो दूध के थ्रू भी आ जाती हैं। तो उन बीमारियों में से एक है टीबी, डिप्थीरिया, ठीक है, और आपकी ब्रुसेलोसिस। तो ऐसी बीमारियाँ जब आप मतलब पशु को होगी तो आप दूध कंजप्शन से अपने आप को भी ले आएंगे। साथ ही साथ आपने एक और चीज़ बताई थी, थनैला के बारे में मेरे से पूछा था, कि उसमें भी ऐसा होता है कि कई बार अगर वो दूध कम मतलब स्टेज पे हो, कम उसको हुआ है। थनैला भी 2 तरह का होता है, एक सब क्लिनिकल और एक क्लिनिकल। तो जैसे अगर सब क्लिनिकल है, मतलब वो सिम्टम नहीं शो कर रहा है, सोजिश वगैरह नहीं आई, पर दूध हल्का हल्का खराब होना शुरू हो गया, तो वैसा दूध अगर हमने ले लिया तो उस दूध से सोर थ्रोट यानी गला खराब हो सकता है। उसी तरह से अगर ज़्यादा खराब दूध लिया या फिर कच्चा दूध ले लिया तो मैंने जिस तरह से आपको बताया, ब्रुसेला, डिप्थीरिया या फिर टीबी तक होने के चांसेस हैं। जी। ये बात की हमने कि हमें दूध कच्चा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए, ये सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक है। कई बार दूध धोते धोते दूध में खून के छींटे आ जाते हैं, तो गांव के परिवेश में ये कहावत है कि ये दैविक प्रकोप है, तो आप किसानों को किस तरह से जागरूक करेंगे? जी, तो मैं अपने किसान भाइयों को बताना चाहूँगी कि ये बिल्कुल ही गलत धारणा है कि कोई दैवीय प्रकोप है। जो मैंने आपसे अभी डिस्कस किया कि थनैला 2 तरह का है, एक है क्लिनिकल, एक है सब क्लिनिकल। क्लिनिकल का मतलब कि जो आपको दिख जाता है, जैसे थनों का सूजना, सोजिश आ जाना, लाल हो जाना, थन का मोटा हो जाना। लेकिन एक थनैला वो भी है जिसमें अभी पूर्ण रूप से नहीं आया है, वो हल्का हल्का दूध खराब होना शुरू हुआ है। वैसा जो थनैला है यानी सब क्लिनिकल जो थनैला है वो अगर हो तो उसमें भी कई बार ऐसा होता है दूध में हल्का हल्का रक्त आना शुरू हो जाता है। तो उसका एक प्रॉपर इलाज है, आप अपने वेटनरी डॉक्टर को कंसल्ट करें या फिर आप अपने नज़दीकी कोई भी पशु चिकित्सक हैं, यदि आप वहाँ नहीं आ सकते हैं तो आप कृषि विज्ञान केंद्र आएँ, हम आप लोगों की सहायता करेंगे, आपको गाइडेंस देंगे तो आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ किसान भाई बहन क्या करते हैं, ऐसी ही अवधारणा के कारण अपने पशु को कम दाम में बेच देते हैं, तो उन्हें आर्थिक लाभ भी नहीं होता, हानि होती है। तो इस तरह से यदि वो जागरूक होंगे तो वो इस तरह की भ्रांतियों में नहीं आएंगे, और मैं आशा करती हूँ कि इससे वो सीख लेंगे कि कुछ चीज़ें वेटनरी एक्सपर्ट हैं या फिर पशु चिकित्सक हैं, उनसे जानकारी लेके उनसे बातचीत करके सॉल्व हो सकती हैं। इनमें कोई दैवीय प्रकोप का नहीं होता है। जी, डॉक्टर वृजवनिता जी, आप हमारे स्टूडियोज़ में आए, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों से साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने बात की स्वच्छ दुग्ध उत्पादन की। आशा करते हैं आप हमारी इस जानकारी से अवश्य लाभान्वित होंगे। इसी उम्मीद के साथ अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।